लेक्चर नंबर 1B के अंदर आप सब बच्चों का स्वागत है। आई होप सारे बच्चों ने लेक्चर नंबर 1A देख लिया होगा। लेक्चर 1A में हमने बात करा था पूरा का पूरा ओरिएंटेशन के बारे में। कोर्स कैसे रहने वाला है, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, कितना वैलिडिटी मिलेगा, कौन सी बुक्स मिलेगी, कितने घंटे के लेक्चर्स रहेंगे, सारी की सारी बातें हमने इस ओरिएंटेशन सेशन में कर लिया है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने ये ओरिएंटेशन सेशन नहीं देखा है उनसे गुजारिश है कि प्लीज ओरिएंटेशन सेशन देख लीजिएगा। इस लेक्चर के बाद मतलब जो भी आपके मन में डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 1B है। 1A ओरिएंटेशन था, 1B अभी का लेक्चर है। ठीक है, आज क्योंकि अपन ने कल 1 घंटे का ओरिएंटेशन ऑलरेडी रात में ले लिया था, आज मैंने आपको लेट बुलाया, बट कल से अपने बैच का टाइमिंग वुड बी शार्प 9 AM, सुबह 9 बजे हम लोग टैक्सेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जिन बच्चों ने ओरिएंटेशन नहीं करा है उनके लिए एक बार बता देता हूं कि लेक्चर का ड्यूरेशन रहेगा 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे। सबसे पहले 9 AM को आपका टैक्सेशन रहेगा। जो लाइव वाले बच्चे, रिकॉर्डेड वाले बच्चे इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लेक्चर 1A 1B जो भी लेक्चर का पार्ट है 1A और 1B दोनों के दोनों सेम डे देख लीजिएगा। हाथ जोड़ के ये रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स को विनती है। प्लस डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा। लाइव में रोज आना है, मतलब रोज आना है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी भोपाली मत करना, कोई भी बेईमानी मत करना, क्योंकि अगर आप बेईमानी कर रहे हो तो आप अपने खुद के फ्यूचर के साथ बेईमानी कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहे हो। ठीक है, सेकेंडली कोई बच्चा अगर वीडियो को 2x पे देख रहा है, 1.5x पे देख रहा है, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं आपको कि भैया आपने वीडियो को देखना है सिर्फ और सिर्फ 1.25x पे, 1.25x से ऊपर नहीं देखना है। ये बात चल रही है रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए। ठीक है, लाइव वाले बच्चों के लिए मैं स्पीड मेंटेन करके चलूंगा बराबर से, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स। अभी कभी कभी क्या होता है ना, कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए हम धीरे बोलते हैं। मैं अगर आप नॉर्मली मेरे से बात करोगे ना तो मैं इतना फास्ट बात करता हूं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। पर हमको लेक्चर्स को सिर्फ सुनना नहीं है, लेक्चर्स को सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है। ठीक है, अभी मेरे पास है नहीं वो। हम क्लास में क्या फॉलो करके चलेंगे, हम क्लास में फॉलो करके चलेंगे। सबसे पहली चीज रहेगी, आप जो मैं समझा रहा हूं उसको समझे, अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के बाद मैं आपको एक और बार रिपीट करवाऊंगा, तब आप उसको मेरे साथ रिपीट करें। और थर्ड थिंग, तीसरी प्रायोरिटी अपनी रहेगी कि बाद में आप उसको लिखें। ठीक है, हर बार बैच में दिक्कत क्या होती है कि भैया ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना, बच्चा इनको लिखने के पीछे इतना परेशान हो जाता है ना कि वो क्लास में ध्यान कम, लिखने पे ज्यादा ध्यान देता है। तो मैंने इस बार क्या करा है, ये मेरे डिजाइनर्स को बोल के हैंड रिटन नोट्स को, ये पूरी मेरी हैंड राइटिंग है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स को मैंने अपने एक प्रॉपर PDF में डाल दिया है। ठीक है, इसमें से भी हम पढ़ेंगे। प्लस अगर बुक आप देखोगे तो बुक को भी काफी जगह पे चार्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, सो दैट जो चीज एग्जाम के लिए काम की नहीं है, जैसे मीनिंग ऑफ टैक्स, अगर आप पिछले बैच में का ये मीनिंग ऑफ टैक्स का देखोगे तो 5-6 लाइन थी। अब टैक्स का मीनिंग क्या होता है ये आपको कोई नहीं पूछेगा भाई, कभी नहीं पूछ सकते। टैक्स का मीनिंग क्या होता है ये पूछेंगे एग्जाम में, नहीं पूछ सकते। तो इसको पर समझाना तो पड़ेगा, बेसिक बिल्ड करना है, तो उसके लिए मैंने इसको चार्ट में डाल दिया। और ये चार्ट कौन से बनाए हुए हैं, ये चार्ट बनाए हुए हैं, ये देखो, ये जो चार्ट है ना, अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट, ये पूरे के पूरे चार्ट्स ये यहां से बनाए गए। जो हैंड रिटन नोट्स है उसका मैंने चार्ट बनवा दिया। ठीक है, तो अपना पर्पस क्या रहेगा, फिर से बता रहा हूं, पहले आप समझे, कॉन्सेप्ट समझो, समझना ज्यादा जरूरी है। फिर जो समझे हुआ है उसको याद करना है, तो उसके लिए आप उसको रिपीट करो मेरे साथ, मैं रिपीट करवाऊंगा आपको। और तीसरा चीज है राइटिंग। लोग पहले राइटिंग रखते हैं कि भैया पहले मैं लिख लेता हूं, बाद में आराम से समझ लेंगे घर जाके। अरे नहीं भाई, आप मेरे साथ बैठे हो ना, तो आपका काम इंपॉर्टेंट ये है कि समझना। लिखने वाली बात तो आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजों को हम फॉलो करके चलेंगे। जो बच्चा लाइव में मेरे साथ जुड़ रहा है उनको डाउट्स के लिए पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वाला बच्चा मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, नंबर आपको यहाँ पे भी दे रखा है, ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी डाउट आपको रहेगा। ठीक है, बट अगेन आप एनरोल्ड होना चाहिए।
अगर आप यूट्यूब की जनता हो और आप डाउट पूछ रहे हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है डाउट सॉल्व करने के लिए। डाउट कैसे पूछना है वो सारी बातें अपन आगे धीरे धीरे करेंगे 2-3 लेक्चर के बाद। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? तो चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। सर आपने तो बोला था टैक्सेशन पढ़ाओगे, यहाँ तो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टैक्सेशन के 2 पार्ट्स है, एक है इनकम टैक्स, मतलब एक है डीटी और दूसरा है आईडीटी। इनकम टैक्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन जीएसटी पढ़ेंगे जो आईडीटी होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या शुरू कर रहे हैं? अभी हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, डीटी शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी ये डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? अभी मैंने क्या बोला? डीटी बोला। यहाँ पे लिखा क्या है बुक के ऊपर? डीटी कॉन्सेप्ट बुक, बट यहाँ पे नीचे इनकम टैक्स लिखा है, ऐसा क्यों है? तो उसकी बात आगे करेंगे, 2 मिनट का टाइम दे दो, ठीक है। अब ये जो बुक है आपकी, ये बुक किस तरीके से अरेंज्ड है पहले ये समझो। बुक के पहले पेज पे, बुक के पहले पेज पे हर चैप्टर के, मतलब सॉरी बुक के नहीं, चैप्टर के, हर चैप्टर के पहले पेज पे हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो डाल दिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे लिखा है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ टैक्स, दूसरा है टैक्सेस क्यों लगते हैं, लेवी होता है, तीसरा है टाइप्स ऑफ टैक्सेस, चौथा है हायरार्की। अब ये चारों चीजें एग्जाम के लिए नहीं है। तो जैसे जैसे अपना कंप्लीट हो जाएगा पॉइंट, जो जो कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे आके एक बार चेक करेंगे कि भैया ये अपना हो गया, ये अपना हो गया, ये अपना हो गया, ठीक है। तो आज का पर्पस क्या है? आज का पर्पस है कि ये 5 कॉन्सेप्ट तक अपन आज कंप्लीट कर ले, क्योंकि 1A ऑलरेडी 1-1.25 घंटे का था, 1B भी 1.25 घंटे का ही रहेगा, इसीलिए आज आपको थोड़ा लेट बुलाया। कल से प्रॉपर 2.5 घंटे की आपकी क्लास रहेगी। पहला दिन है तो क्या बजाते बैंड, ठीक है। प्लस ऑलवेज रिमेंबर, ये टैक्स पढ़ना ये मेरा मतलब मैंने आपको बर्डन नहीं डाला है, ये आपका पर्सनल चॉइस था। तो आपको पढ़ना पड़ेगा तमीज से, ठीक है। आपको इसको तमीज से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई बेईमानी मत करना, क्लासेस में कोई बेईमानी मत करना। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपने अगर पूरा टैक्स मेरे से पढ़ लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो लेवल की क्वेश्चन बैंक हमने बनाई है वो अलग लेवल का है। रैंकर्स क्वेश्चन बैंक नाम से आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, जिसमें आपका पूरा पास्ट एग्जाम, इंस्टीट्यूट ने जितना मटेरियल दे रखा है ना, सब कुछ कवर्ड है उस क्वेश्चन बैंक के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में अपने को कौन से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं, ये सारी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। प्लस जिस कॉन्सेप्ट के अंदर अमेंडमेंट है, चेंज है, वो अमेंडमेंट क्या होता है मैं थोड़े टाइम में बताऊंगा। अमेंडमेंट है वो यहाँ पे ऐसे हरे में लिख के दिया है कि भैया इस कॉन्सेप्ट में है अमेंडमेंट, क्योंकि जिसमें अमेंडमेंट होती है वो यूजुअली पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है एग्जाम में, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आएगा मीनिंग ऑफ टैक्स। भैया टैक्स का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा टैक्स क्या है। अच्छा पहले ही बता दूं, ये एग्जाम में नहीं पूछने वाले आपको। आज का लेक्चर लेक्चर 1, कल का लेक्चर लेक्चर 2, ये दोनों लेक्चर्स आपका बेसिक बिल्ड करने में जाएगा। तीसरे लेक्चर से अपन क्वेश्चन सॉल्विंग चालू कर देंगे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने में जाएगा। तो अब एक हाथ बच्चा स्मार्ट रहता, यूजुअली जो बच्चा यूट्यूब पे डेमो देख रहा है, वो ऐप वाले तो खैर ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पैसे भर दिए हैं। यूट्यूब वाला बच्चा, सर मैं डायरेक्टली लेक्चर 3 देख लूं क्या? पहले 2 लेक्चर आपने बोला वैसे ही एग्जाम में नहीं आते, तो लेक्चर 3 डायरेक्टली देख लेता हूं। हाँ, इसको बोलते हैं बेवकूफी। ऐसे नहीं करो, मैं क्या पागल हूं? ये बेसिक आपका बनाएगा भाई। ये नया सब्जेक्ट है, आपने इसको फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है, ये नया सब्जेक्ट है, इससे आपका बेसिक बनेगा, ठीक है। तो इसको देखना जरूरी है, लेक्चर 1 को, लेक्चर 2 को। और क्योंकि अभी नया नया इंटर में आए हो आप, जिम्मा फाउंडेशन में क्या है, छड़ाक भरे का सिलेबस था, इंटरमीडिएट में क्या अलग सिलेबस है। आपके पूरे फाउंडेशन का सिलेबस मिलके इंटरमीडिएट का सिर्फ टैक्सेशन बनता है। हाँ, इंटरमीडिएट का टैक्सेशन पूरे फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट के सिलेबस से बड़ा है। यस, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। तो अपने को इतना पढ़ना है, ठीक है। अब इंटरैक्शन करते चलेंगे, जहां जहां मेरे को आपके इंटरैक्शन की रिक्वायरमेंट है वहां मैं आपको बोलूंगा। लिखने के लिए ये बुक आपको घर पे आएगी, मतलब जिन्होंने हार्ड कॉपी लिया उनको घर पे आएगी, जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी लिया है वो इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये बुक आपके पास रहने वाली है।
अभी मैं हूं, अभी मेरी बातों पे ध्यान दो, ठीक है? हाँ सर, टैक्स का मतलब क्या होता है? अब बताइए कि हम किसी को भी अरे गहरे नत्थु गहरे राह चलता आदमी आपको बोले कि भैया चल टैक्स निकाल, आप दोगे? नहीं दोगे। टैक्स आप हमेशा गवर्नमेंट को पे करते हो। टैक्स इज एनी अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट। टैक्स किसको पे किया जाता है? गवर्नमेंट को पे किया जाता है। अब जिन बच्चों को जीएसटी का थोड़ा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट पता होगा, वो बोलेंगे सर नहीं नहीं, जीएसटी तो हम सप्लायर को पे करते हैं। तो उसकी भी बात आगे होने वाली है, यहाँ पे उसकी ही बात होने वाली है। तो अभी मेरी बात सुन लो, टैक्स वो अमाउंट है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है? किसको पे किया जाता है? गवर्नमेंट को। अब टैक्सेस क्यों लगते हैं उसकी बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है? अभी अपन आ जाते हैं हैंड रिटन नोट्स पे। ये जनरल इंफॉर्मेशन है टैक्स के बारे में। सर टैक्स पे करना कंपलसरी है क्या? आपको क्या लगता? कि गवर्नमेंट बोल रही है भैया लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा, आप बोल रहे हो नहीं मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं नहीं भरूंगा, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर आप पे टैक्स लाइबिलिटी बनती है, आपको टैक्स पेएबल है, आपको टैक्स पे करना बनता है, वो किसको बनता है वो आगे बात करने वाले। तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई ऑप्शनल नहीं है। टैक्स पे करना कंपलसरी है। टैक्स पे करना कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है कि सर मेरा मन नहीं हो रहा है इस साल टैक्स भरने का, मैं नहीं भरूंगा। ना 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 मुन्ना ना, कंपलसरी है, ठीक है? क्या अपनी मनमर्जी है? वॉलेंटरी है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, वॉलेंटरी, नॉन वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब अपने दिल से, मेरे मन में आया मैंने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। एनफोर्स्ड, फोर्स करके लिया गया है। नहीं भरोगे ना टैक्स तो जेल में भी डाल सकते हैं, अगर एक्सट्रीम केस है तो। नहीं तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग चालू होंगी। गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करेगा अगर आप नहीं भरोगे तो। आप बोल रहे हो मैं नहीं भरता हूं, देखता हूं क्या होगा। अरे देखता हूं नहीं, आपके घर पे आके आपसे वसूली करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो। तो टैक्स इज कंपलसरी, इट इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट, इट इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट। मतलब अपने मन में आया इसलिए भरा मैंने, ऐसा नहीं है, भरना पड़ता। कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये। सर ये वर्ड बोला आपने कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मैंने बोला ना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन को आप मार्क करके रख दो। कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने क्यों बोला, इसके बाद सेकेंड पॉइंट में करेंगे, ठीक है? अब तीसरा सवाल आता है, क्या टैक्स पीनल इन नेचर है? पीनल इन नेचर मतलब पेनल्टी है क्या भैया? पीनल मतलब पेनल्टी। पेनल्टी लगती है, आपने सुना होगा कि ट्रिपल सीट गए, ट्रैफिक वाला चालान फाड़ता है पेनल्टी की। तो पेनल्टी मतलब कोई भी गलत चीज आपने करी तो उसके बदले में आपको सजा मिलती है, उसको पेनल्टी कहते हैं, ठीक है? अब क्या कोई आपने जुर्म किया है? मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि प्रणव झांडक आपने इस साल पैसे कमाए हैं, आपने गुनाह किया है, आपको सजा मिलेगी और सजा के बदले आपको देना पड़ेगा टैक्स। मैंने कोई गुनाह किया है जो मेरे को टैक्स देना पड़ रहा? नहीं भाई, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। पिनल्टी है क्या ये? नहीं, इट इज नॉट अ पिनल थिंग, ठीक है ना? इट इज नॉट पिनल इन नेचर। तो टैक्स के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, टैक्स देना कंपलसरी है, हाँ जी कंपलसरी है। क्या टैक्स वॉलेंटरी है? नहीं। वॉलेंटरी मतलब अपने मन से भरना, मेरे मन में मेरी इच्छा से भरूंगा, मैं स्व इच्छा से। मेरे को लग रहा है टैक्स देना है गवर्नमेंट को तो मैं दूंगा, मेरे को लग रहा है नहीं देना है तो मैं नहीं दूंगा। ऐसा चलता क्या? नहीं चलता। कंपलसरी देना पड़ता, कंपलसरी पेमेंट है। अब ये पेमेंट क्यों है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है देश के लिए, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है देश के लिए, ठीक है? ये यहां से ही अपन चलते हैं अगले पॉइंट पे, यहां से ही अपन चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब पॉइंट नंबर 1, टैक्स क्या होता है? अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट बराबर है। क्या कंपलसरी पेमेंट है? हाँ जी। वॉलेंटरी है क्या? नहीं। इट इज नॉट अ पेनल्टी। ये चारों पॉइंट्स यहां पे कवर्ड है। क्या ये एग्जाम में आएगा? नहीं, नॉट फॉर एग्जाम, ये एग्जाम में नहीं आएगा। टैक्स क्या है? एनी अमाउंट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। सर मर्जी आई तो पे करेंगे, मर्जी आई तो नहीं पे करेंगे, ऐसा चलता क्या? क्या वॉलेंटरीली हम पे कर सकते हैं? हमारे मन में आ रहा है कि लग रहा है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, हम मोदी जी को टैक्स दे देते। मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया, हम मोदी जी को इस साल टैक्स नहीं देंगे। क्या ऐसा है? वॉलेंटरी है क्या? नहीं, इट इज नॉट वॉलेंटरी, इट इज कंपल्सरी।
ठीक है सर, ये जो टैक्स मोदी जी हमसे ले रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स ले रही है, क्या हमने कोई गुनाह किया है? तो नहीं भाई, किसी गुनाह की सजा नहीं है। आप जो देश में रह रहे हो ना, आप जो इंडिया में रह रहे हो, ये कंट्रीब्यूशन पे आते हैं अपन वापस से। आप जो इंडिया में रह रहे हो ना, इंडिया ये कंट्री है, इसको कौन चलाती है? इसको चलाती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को कंट्री को चलाने के लिए लगता है पैसा। अब ये पैसा कहां से लाया जाए? तो पैसा लाने के गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को इंडिया को चलाने के लिए पैसा लगता है। अरे भाई कैसे नहीं लगता? पैसा लगता है। गवर्नमेंट स्कूल्स है जिसमें टीचर्स नहीं आते, गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसमें स्टूडेंट्स नहीं आते, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है जिसमें डॉक्टर्स नहीं आते। अरे गवर्नमेंट की कितनी सारी चीजें हैं। अब वो डॉक्टर्स आते नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं आते, बट उनकी सैलरी तो फिक्स्ड है, उनको सैलरी तो देनी पड़ती। कौन देता? गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट स्कूल्स जो एकदम बेकार है। पुलिस फोर्स, अरे पुलिस हमारा प्रोटेक्शन करती है। फौज में, सेना, बॉर्डर पे जो जवान लड़ रहे हैं हमारे, उनको सैलरी देना है, पुलिस फोर्स को सैलरी देना है। रोड्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, कैनल्स बनाना है, इन सब के लिए पैसा लगता है। बराबर ना? इन सब के लिए पैसा लगता कि नहीं लगता? गवर्नमेंट कहां से लाएंगी? तो गवर्नमेंट के बहुत सारे सोर्स ऑफ रेवेन्यूज है, ठीक है, जिसमें से पहला है गवर्नमेंट बिजनेस करती है। ठीक है, एक बात बताओ, जिसमें से आधे नहीं 90% बिजनेस लॉस में है। 90% बिजनेस गवर्नमेंट के लॉस में है। बट खैर, गवर्नमेंट बिजनेस करके पैसा कमा सकती है। जो गवर्नमेंट बिजनेस करती है ना, उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं? स्टेट ओन्ड बिजनेसेस, मतलब जो गवर्नमेंट के हैं। ठीक है दूसरा, गवर्नमेंट लोन लेती है। हाँ, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है इंडिया ने भर भर के। ठीक है, मतलब जब भी अपना डेफिसिट है ना, तो वर्ल्ड बैंक से लोन ले लो। तीसरा, एक और बहुत बड़ा सोर्स है टैक्स का। इनकम टैक्स से ज्यादा जीएसटी का सोर्स है। उसका रीजन क्या है वो बाद में देखेंगे। तो भैया जो टैक्स है ना, ये गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ये टैक्स क्यों लगता है? क्योंकि आपको देश में रहना है, और देश में रहना है तो हो सकता है आपको कोई भी गुंडा है आपसे एक्सटॉर्शन करके चले जाए। ठीक है ना? आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, मस्त पैसा कमा रहे हो दबा के, किसी की नजर में आ गए आप, वो लेके आया कट्टा बंदूक, रख दिया आपके गन, बोले प्रोटेक्शन मनी दे बेटा, प्रोटेक्शन मनी दे। तो आप क्या करते हो? पुलिस के पास जाते हो कि देख भाई ये मेरे को धमकी दे रहा है, इसको अरेस्ट कर लो। पर पुलिस तुम्हारे लिए क्यों काम करे? क्योंकि पुलिस तो सर जनता की सेवा करती है। क्यों करती है भाई? हम टैक्स भर रहे हैं, हमारे टैक्स से ही उनकी सैलरी हो रही है, तो उनको जो सैलरी मिल रही है वो हमारे टैक्स के पैसे से मिल रही है। समझे? तो गवर्नमेंट को सीधे लैंग्वेज में अगर कोई आपको पूछे कि टैक्स क्यों लगता है, ठीक है, क्यों लगता है, तो आप बोलना कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कंट्री को चलाने के लिए पैसा लगता है, और वो पैसा टैक्स के पैसे से ही आता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट, इससे हम अगले पॉइंट पे आते हैं। व्हाई आर टैक्सेस लेविड? क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, सोसाइटी मतलब कंट्री। इंडिया में आपको रहना है ना, तो टैक्स भरना पड़ेगा। अब इंडिया में जो टैक्स रेट है समझ लो 30% है, समझ लो बोल रहा हूं, आगे अपन देखेंगे अलग अलग रेट से। अब आप अगर 10 लाख रुपए कमा रहे हो ना, मान लो, तो 30% के हिसाब से आपको 3 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को। अब कंपनी बोल रही है भैया नहीं 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 नहीं, ये तो ज्यादा हो गया। मोदी जी के साथ बैठ के बार्गेन कर रहे हैं कि भैया देखो 3 का है ना, आप 1 कर लो। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, आपको देना पड़ेगा। आप बोल रहे हो नहीं 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 बहुत ज्यादा हो गया, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, बंद कर दो, हमारे देश में से अपनी कंपनी बंद कर दो। हमारा रेट है भैया 30%। आपको मंजूर है तो इंडिया में कंपनी रजिस्टर करो, नहीं मंजूर है आप बाहर चले जाओ, आप बाहर चले जाओ।
प्रणव जांडक को बोला कि प्रणव जांडक तेरे को एक एक्स अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा, एक्स अमाउंट मतलब कोई भी अमाउंट अज्यूम कर लो, ठीक है। प्रणव जांडक क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, नहीं बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया, मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा। बोलते ठीक है, देश छोड़ के चले जा, चले जा देश छोड़ के, काय को देश में रह रहा है, मत रहे देश में, चले जा देश छोड़ के। तो टैक्सेस आर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। आपको अगर सोसाइटी में रहना है, आपको अगर कंट्री में रहना है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सर ये तो ठीक है, पर टैक्स लगता क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को कंट्री चलाने के लिए पैसा लगता है। देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट को कंट्री चलाने के लिए पैसा लगता है, पैसा लेंगे जनता से। बिजनेस तो इनके काम नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट बिजनेस करती है जैसे बीएसएनएल, काम नहीं करते, सब लॉस मेकिंग है, तो फिर पैसा निकालेंगे किससे? जनता से निकालो। तो टैक्सेस आर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, क्या बोलते हैं, आपसे जो हम टैक्स ले रहे हैं, धीरे बोलता हूं किसी को सुनाई ना जाए, आपसे जो हम टैक्स ले रहे हैं ना, ये हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 3, इंडिया में गड्ढों में रास्ते हैं, रस्तों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रास्ते हैं। दिल्ली का पोल्यूशन कहां चले गया? मैं तो पुणे रहता हूं, खैर मतलब कहां से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा? नहीं हो रहा। पैसा जा कहां रहा है? नेताओं के जेब में। पर बुक में क्या लिखा गया है? यूज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए टैक्स लिया जाता है पब्लिक से। आपने अगर सुना होगा रिजर्वेशन के बारे में, अपने जो प्रोफेशनल कोर्सेज है कॉमर्स के, सीए बोल दो, सीएमए बोल दो, सीएस बोल दो, सीएफए बोल दो, एसीसीए बोल दो, जो भी अपने कॉमर्स के कोर्सेज है, इनके अंदर तो खैर रिजर्वेशन होता नहीं है। बट जो गवर्नमेंट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसके अंदर सरकारी एग्जाम्स है, इनके अंदर तो बहुत सारा रिजर्वेशन होता है। तो इस पे जो लोग टैक्स पे करते हैं ना, उनका ये बोलना आता है कि देखो हम इतना सारा टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पैसे से। हम पैसा किसको देते? गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट के फंड में जाता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती? इलेक्शन के पहले औरतों को 10-10 हजार रुपए दे दिए ताकि वो हमको वोट दे। ऐसा पैसा यूज हो रहा है हमारा। तो आपने अगर सुना होगा ना, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि भैया इंडिया की हालत खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट आजकल लोगों को एक्चुअली डिपेंडेंट बनाना चाहती है। ये जो फ्री की मुफ्त की रेवड़ियां मिलती है 10-10 हजार रुपए, क्योंकि जो गरीब आदमी बेचारा, उसको फुकट में 10 हजार गवर्नमेंट से मिल गए, तो वो क्या बोलेगा? गवर्नमेंट अच्छी है, वोट दे दो। उसको थोड़ी समझती है सारी बातें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सारी बातें उसको नहीं समझती। उसको तो एबीसीडी भी लिखते नहीं आता है। गांव का गरीब आदमी है, पढ़ाई नहीं करी उसने। तो टैक्सेस क्यों लगते हैं? बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बट ये एक आदमी से लिया है, दूसरे को देना है। ये इसमें बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, खैर अपन उसमें नहीं जाते, अपन अपनी बात करते। ये पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट दोनों कोई काम के नहीं है, ठीक है। एग्जाम के लिए ये काम के नहीं बनते हैं। आप एक बार ये दोनों को पढ़ लीजिए, 1-2 को। मैं आपको फुल स्क्रीन करके दे रहा हूं, आप दोनों को पढ़ लीजिए एक बार, 1 और 2। ये पढ़ लीजिए इसको। मीनिंग ऑफ टैक्सेस एक बार पढ़ लीजिए, और वाया टैक्सेस लेविड, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा होता है, सर इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये ऐसे बुलेट्स में कैसे लिखेंगे? भाई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैं तेरे को डंके की चोट पे बोल रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आ गया ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अपनी दो चीजें हो गई है। टैक्सेस का मीनिंग क्या होता है, टैक्सेस क्यों लगते हैं। अब अभी तक आपको एक मोटा मोटा आइडिया आया होगा कि टैक्स गवर्नमेंट को हम देते हैं, कंपलसरी है, वॉलंटरी नहीं है, ये पेनल्टी नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, पर हमको क्योंकि देश में रहना है तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया लगाती है, हर एक कंट्री अपने सिटीजन्स पे टैक्स लगाती है। कुछ कंट्रीज को छोड़ के, कुछ कंट्रीज को छोड़ के, जो कंट्री में टैक्स नहीं होता, इनकम टैक्स, उसको कहते हैं टैक्स हेवन। क्या कहते हैं? हेवन, स्वर्ग है वो, ठीक है। इनकम टैक्स नहीं होता, बट इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा रहेगा। गुड्स एंड सर्विसेज पे हमेशा टैक्स लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए ये गवर्नमेंट जो पैसा यूज करती है, ये करती है काहे के लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। पहला, दूसरा हो गया है। इसके अंदर हमने
लिख दिया है यहाँ पे, नॉट फॉर एग्जाम, ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये भी एग्जाम के लिए नहीं है। ये लिख देना है आपको, साथ साथ में मेरे साथ लिखते चलना है, मेरे साथ अपना रॉ मटेरियल बनाते चलना है, क्योंकि एग्जाम के दिन इतना पूरा का पूरा पढ़ना डीटी आईडीटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमको अपना साथ साथ में रॉ मटेरियल बनाते चलना है, सॉर्टिंग करते चलना है, नहीं तो बाद में बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर समझ ही नहीं आ रहा क्या रिवीजन करूं। ठीक है, अब टैक्सेस के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स। ठीक है, हम पढ़ने वाले इनकम टैक्स। एक जो यूजुअल सवाल आता है बच्चों का वो ये आता है कि सर गवर्नमेंट को हमारी इनकम के बारे में पता कैसे चलेगा। क्या आता है ना कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है तो गवर्नमेंट को हमारी इनकम के बारे में पता कैसे चलता है बॉस। तो देखो, जो कैश में ट्रांजैक्शंस होता है उसको पता करना मुश्किल होता है, क्योंकि क्या है, कैश के बारे में तो गवर्नमेंट को कोई खबर मिल ही नहीं सकती। तो अनलेस एंड अनटिल आपके बाजू वाले ने आपकी चुगली कर दिया, गवर्नमेंट को पता चलेगा क्या? नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपके बाजू वाले ने आपकी चुगली कर दिया, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट को आपकी इनकम पता चलती है आपके बैंक ट्रांजैक्शन से, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट दोनों हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट से भी पता चलता है और करंट अकाउंट के लिए भी पता चलता है। करंट अकाउंट वो होता है जो यूजुअली आदमी बिजनेस के लिए यूज करता है। सेविंग अकाउंट मतलब जो आपके पास पैसा पड़ा है उसमें आप सेविंग पड़ी रखते हो, तो सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट यूजुअली बिजनेस के लिए यूज होता है। वैसे तो टैक्सेस बिजनेस पे लगते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, बराबर है, बट सेविंग अकाउंट पे भी चेक किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बेईमान लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में ही अपना बिजनेस चलाते हैं, करंट अकाउंट खोलते ही नहीं है। तो आपके दोनों बैंक अकाउंट, करंट हो सेविंग हो, यूजुअली बहुत सारे लोग के पास करंट अकाउंट नहीं रहता। जैसे आपने सुना भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उनके घर में उनके मम्मी पापा जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, तो उनको कोई करंट अकाउंट से लेना देना नहीं है, उनके लिए सेविंग अकाउंट में ही काम चल रहा है। ठीक है, तो आपने बैंक में सुना होगा कि भैया पैन कार्ड होना, पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन का मतलब क्या होता है, PAN, पैन का होता है मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अब पैन के साथ अभी इन्होंने नया चालू कर दिया कि आप आधार को भी लिंक कर दो, पैन के साथ आधार को भी लिंक कर दो, तो आपके पैन से, आपके आधार से आपका बैंक अकाउंट खुलेगा और इस बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो गवर्नमेंट को पता चल जाता है। कैसे? बैंक बता देती है। सर बैंक नहीं बताया तो गवर्नमेंट बैंक को बंद करवा देंगे। बैंक आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। अजद समझो, मेरी बात समझो, मेरे करंट अकाउंट में 20 लाख रुपए का टर्नओवर है और मैं जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं ना, रिटर्न मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हो गवर्नमेंट को। ठीक है, उसको बोलते हैं ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। आगे चैप्टर आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, जो साल भर में मैंने पैसा कमाया है वो पैसे पे मेरे को टैक्स भरना है और वो मैं गवर्नमेंट को कैसे दूंगा? क्या लगता है आपको? मोदी जी के पास जाऊंगा, मोदी जी हाँ बताओ, चलो स्कैनर दो आपका, पेमेंट करता हूं टैक्स का, ऐसे? अरे नहीं भाई, आपको अपनी इनकम जो आपने निकाली है वो कैसे आई है उसकी पूरी प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ती है। ठीक है, वो अपन कल देखेंगे कि डिटेल्स कैसे देते हैं। तो इनकम की डिटेल्स आप गवर्नमेंट को जो देते हो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है 20 लाख, मतलब बैंक के हिसाब से आपकी इनकम है 20 लाख और आप कितना बता रहे हो? बोले मेरी इनकम तो 5 लाख रुपए ही है। ओ माय गॉड, आप बता रहे हो 5 लाख है, बैंक स्टेटमेंट्स बता रहे हैं 20 लाख है। तो एक तो बैंक स्टेटमेंट झूठ बोल रहे या आप झूठ बोल रहे। अब बैंक तो आपके ही है ना, पैसे अकाउंट तो आपका ही है। आपको पूछेंगे भैया आपके बैंक में तो 20 लाख जमा हुए और आप तो 5 लाख दिखा रहे हो, कैसे? ये डिफरेंस क्यों है बताइए। ठीक है, अब हकीकत में बताऊं क्या हुआ था। ये 20 लाख के अलावा ना 30 लाख और मेरे को कैश में मिला था। कैश में मिला था। कैश में जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं कच्चे में मिलना। बैंक में है वो पक्के का पैसा रहता है। ये मैं आपको बिजनेस लैंग्वेज बता रहा हूं। ठीक है, जो बैंक में पैसा है उसको बोलते हैं पक्का पैसा है।
मतलब इस पे टैक्स भरना पड़ेगा। और जो कैश में अपन लेते हैं ना, वो गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता हो। आगे धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा। तो अभी जो अपने मुद्दे की बात थी कि बैंक को हमारी इनकम पता कैसे चलती है यार सर, तो सॉरी, गवर्नमेंट को हमारी इनकम पता कैसे चलती है? तो आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन से। और सर जो बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन हमने करा ही नहीं है, हमने कैश में पैसा लिया, फिर बैंक को आपकी इनकम नहीं पता चल सकती, ठीक है। बट हमने सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके घर पे रेड गिर जाती है, इनकम टैक्स की रेड। वो मूवी देखे होंगे ना अजय देवगन का, रेड, रेड 1, रेड 2। तो रेड कब गिरती है? जब आप एकदम ही दिखा रहे हो 5 लाख और अपनी बेटी की शादी में खर्चा कर दिया आपने 10 करोड़ का, तो भैया फिर मैच नहीं करता, फिर समझ में आ जाता अच्छा इसने कच्चे में पैसे लिए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अभी आज के लिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपने को जो समझना है वो ये है कि गवर्नमेंट को हमारी इनकम के बारे में पता कैसे चलता? अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है। बैंक अकाउंट में आप पैन लिंक करते हो, ये जो पैन है ना, ये इनकम टैक्स का बेसिस है। आगे हम देखेंगे पैन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। टैक्स क्या होता है, टैक्सेस लगाते क्यों है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि भैया इनकम टैक्स में जो इनकम है गवर्नमेंट को पता कैसे चलता है। चौथा, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। देखिए 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं इंडिया में, नहीं पूरे दुनिया में 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब ये इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी आपकी इनकम है, आपकी मतलब मेरी, आपकी, आम आदमी की, हमको बोला जाता है टैक्स पेयर। हमको क्या बोला जाता है? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर की जो भी इनकम है, उस इनकम पे आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता। डायरेक्ट टैक्स के केस में आप टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। डायरेक्ट टैक्स के केस में हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इसलिए उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में हम मतलब आम आदमी, जनता, टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, वो इनडायरेक्टली देता है सप्लायर के थ्रू। देखो यहां पे मैं हूं प्रणव चांडक, मैं गया एक दुकान में, ठीक है। मैं गया एक दुकान में, मैंने खरीदा वहां से टीवी। कितने का? 50,000 का टीवी था। और उसने बोला कि भैया इस पे 18% का जीएसटी लगेगा। मेरे को टोटल पड़ा 59,000 का टीवी। अब मैंने ये दुकान वाले को पैसा कितना दिया? 59,000। 50,000 का टीवी और 9,000 रुपए का जीएसटी। अब ये जीएसटी जो है शॉपकीपर अपने पास नहीं रखेगा, टीवी की दुकान वाला आदमी अपने पास नहीं रखेगा, ये गवर्नमेंट को देगा। तो अब आम आदमी के हिसाब से, मेरे हिसाब से सोचो, मैंने टीवी खरीदा, मैंने 9,000 का जीएसटी दिया शॉपकीपर को, इसको दिया मैंने, और ये बंदे ने गवर्नमेंट को दिया। तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं शॉपकीपर को, शॉपकीपर देगा गवर्नमेंट को। बट ये जो 9,000 गए हैं जीएसटी के, ये किसके जेब से गए हैं? मेरे जेब से गए हैं। तो मैंने गवर्नमेंट को 9,000 का टैक्स दिया। क्या मैंने डायरेक्टली दिया? बताइए, क्या मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दिया? नहीं, मैंने शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को दिया। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यहां पे भी पैसा जो दे रहा है वो टैक्स पेयर ही दे रहा है, बट डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली दे रहा है। किसके थ्रू? सप्लायर के थ्रू। ये शॉपकीपर कौन है? जिसने मेरे को टीवी सप्लाई किया है। अपन बोलते हैं ना सेल किया, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको कहते हैं सप्लाई किया। ये आगे अपने को जीएसटी में आएगा डिटेल में। सेक्शन 7 ऑफ
सी जीएसटी एक्ट। तो शॉपकीपर ने मेरे को टीवी सप्लाई किया, मैंने उसको टीवी का पैसा दिया प्लस जीएसटी पे किया, फिर शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, आपने जो जो लाइव वाले बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को 12,000 रुपए की फीस दे रखी है ना, इसमें जीएसटी ऑलरेडी लगे हुआ है। यस, मेरा जो कोर्स का फीस है, मेरा जो फीस है प्रणव चांडक का, वो है 10,000 रुपए, और इस पे मेरे को गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है 18% से 1,800 रुपए का। तो मैंने आपसे टोटल लिया है 11,800, 12,000 मैंने नहीं किया, राउंड फिगर कैलकुलेशन के लिए। तो आपने जो मेरे को 11,800 दिया है ना, वो पूरा का पूरा मैं अपने पास नहीं रखूंगा। मैं आपसे 11,800 लिया, 10,000 जो मेरा फीस का पैसा है ये मैंने अपने पास रखा, और ये 1,800 रुपए मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, अब अपने केस में, आपके और मेरे केस में, मैं हूं सप्लायर, मैं आपको सर्विस सप्लाई कर रहा हूं। ये टीवी वाले ने मेरे को गुड्स सप्लाई किए थे, तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, लगेगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि यहां पे टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, टैक्स पेयर टैक्स देता है सप्लायर को, और सप्लायर गवर्नमेंट को देता है। तो आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दिया क्या? ये 1,800 रुपए है, ये 1,800 रुपए, क्या आपने ये 1,800 रुपए गवर्नमेंट को दिए? नहीं, आपने मेरे को दिए, मैंने गवर्नमेंट को दिए। गॉट इट? अभी ये तो मैंने बेसिक बताया, बस आगे इस पे और अपने को डिटेल में चर्चा करना है। डोंट वरी, ये सब्जेक्ट अपन पूरा पढ़ने वाले भाई, चिंता मत करो। ये बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, हल्का हल्का सा, आराम आराम से, ठीक है ना? हाँ, अभी के लिए बस इतना समझो, आगे अपन इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इतना पढ़ के आज की क्लास अपन समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो, डायरेक्ट टैक्स, सर हमको है ना ये तो पता ही नहीं था। मेरे को पता है। अरे पहली बार पढ़ रहे हो ना आप, तो पहली बार पता कैसे रहेगा? आपको ये याद रखना पड़ेगा, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो इनकम कमाई ना, उस पर मेरे को किसी सप्लायर को टैक्स नहीं भरना है, मेरे को डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरना है। ठीक है, तो टैक्स पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है, इसीलिए उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के केस में, टैक्स पेड बाय टैक्स पेयर टू गवर्नमेंट इनडायरेक्टली किसके थ्रू? सप्लायर के थ्रू। तो यहां पे देखो मैंने इमेज बना के रखी है, टैक्स पेयर सप्लायर को देगा, सप्लायर गवर्नमेंट को देगा। जैसे आप टैक्स पेयर हो, आपने मेरे को दिया, मैंने आपको सप्लाई करी है सर्विसेज, तो मैं हो गया सप्लायर। ठीक है, मैंने आपको सर्विस सप्लाई करी है, आपने मेरे को टैक्स दिया है, और मैंने ये टैक्स गवर्नमेंट को दिया है। तो इफेक्टिवली किसके जेब से गया? आपके। पर क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया है? क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया इनकम टैक्स जैसे? नहीं, आपने मुझे दिया, मैंने गवर्नमेंट को दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सर इसका लॉजिक क्या है? करेंगे, आगे बात करेंगे, 2 मिनट के बाद बात करते हैं। ठीक है, तो सर ये जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, ये गवर्नमेंट लगाती है? मतलब हाँ, गवर्नमेंट लगाती है। अब यहां पे अपन हायरार्की देख लेते हैं, ये एग्जाम के लिए नहीं है, पता होना चाहिए इसलिए बता दिया है बस। ठीक है, हायरार्की देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वैसी एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस पैसा। उस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। उसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज में 2 बॉडी बनी है। क्या बनी है? 2 बॉडी बनी है, या बोर्ड्स बने हैं बोल सकते हो आप, बोर्ड्स बने हैं। एक बोर्ड है सीबीडीटी, दूसरा बोर्ड है सीबीआईसी। सीबीडीटी एडमिनिस्टर करता है डायरेक्ट टैक्स को, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स के बारे में जो भी मैटर्स है वो संभालता है, और इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में
जो मैटर संभालता है उसको बोलते हैं सीबीआईसी, ठीक है। सीबीडीटी, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है बॉस? इसका लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? सीबीडीटी का लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबी मतलब सेंट्रल बोर्ड और डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स। सीबीआईसी का क्या रहेगा? सीबीआईसी का क्या रहेगा? अच्छा, पहले दो का तो आप मैं बता देता हूं। सेंट्रल बोर्ड है, अबे सेंट्रल बोर्ड ऑफ, आई फॉर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, एंड सी से क्या आता है? ये जो लास्ट वाला सी है ये होता है कस्टम्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो यूज होता है। तो सीबीडीटी देखता है डायरेक्ट टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सीबीआईसी देखता है इनडायरेक्ट टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। वापस एक बार मेरे साथ रिपीट करो। सर इसको लॉजिकली बताओ। अबे क्या लॉजिकली बताऊं? ये हायरार्की है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में दो बोर्ड है, एक है सीबीडीटी दूसरा है सीबीआईसी। सीबीडीटी देखता है डायरेक्ट टैक्स के बारे में, सीबीआईसी देखता है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, ठीक है। ये सीबीआईसी अभी हुआ है जीएसटी आने के बाद, इसके पहले ये था सीबीईसी। ई मतलब एक्साइज था पहले, अब जीएसटी आ गया ना तो जीएसटी सबको खा गया है। इसकी बात जीएसटी में करेंगे। तो अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है सीबीआईसी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में दो क्या है? दो बोर्ड्स है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, है। सीबीडीटी क्या देखता है? डायरेक्ट टैक्स के बारे में। सीबीआईसी का के बारे में देखता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में और कस्टम्स के बारे में, ठीक है। इनके नाम आगे आने वाले हैं इसलिए पहले ही बता दिया मैंने। देख लो एक बार, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। जो बच्चा ध्यान देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी। अपने क्लास में ये रूल है, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर हटाने का नहीं, नजर हटाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है ना। बाबू सोना के फोन आएंगे, देखो मेरे पास तो एक दो बाबू है, एक दिशा मतलब एक मेरी वाइफ और एक मेरी बच्ची। ये फोन साइलेंट पे है बेटा, बजेगा नहीं कभी क्लास में, देखूंगा भी नहीं मैं उसको, समझ रहे हो। तो मैं तो हासिल कर चुका हूं जिंदगी में जो मेरे को करना था, तो मैं अभी ये लेवल पे आके भी इतना डिसिप्लिन्ड हूं। तो आपको सोचिए, आपने तो अभी पढ़ना शुरू करा है, जेम तेम नम्मा नम्मा इंटर में आए हो, तो आपने कितना डिसिप्लिन रखना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस हो गया अपना, हायरार्की हो गया अपना, ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ टैक्सेस हो गया, हायरार्की हो गया। ये दोनों चीजें भी एनएफई मतलब नॉट फॉर एग्जाम है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस में हमने दो टाइप के टैक्सेस देखे थे, एक डायरेक्ट टैक्स दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। उनके बीच का डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे, अब ये हम देखने वाले, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि अपन ने देख रखा है बेसिकली, ये अपन ने देख रखा है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स एक बार नम्मा नम्मा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जनता जनता इसको एक बार पढ़ ले, एक बार आप इसको मेरे साथ साथ पढ़ लो। हाँ, एक बच्चा चैट बॉक्स में पूछता है कि सर गवर्नमेंट ऐसे कहीं भी कभी भी टैक्स लगा सकती है? नहीं भाई, गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने के लिए पावर होना चाहिए, ये पावर टू लेवी टैक्स। लेवी होना मतलब लगना, अपन बोलते ना, अरे गरीब लोग क्या बोलते हैं, टैक्स लगाना, वो तो अपनी कॉमन लैंग्वेज है, टैक्स लगा। अच्छे वर्ड्स में क्या बोलते हैं उसको? लेवी होना या चार्ज होना, ये ध्यान में रखना। आगे अपन इसको बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है। टैक्स का लेवी, टैक्स का चार्ज क्रिएट होना, ये अच्छे वर्ड्स है। टैक्स इसका मतलब क्या है? लगना, ठीक है। तो अभी एक बाबू पूछ रहा है मेरे को कि सर गवर्नमेंट कहीं भी कैसे भी टैक्स लगा सकती है? नहीं, गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए,
और वो पावर गवर्नमेंट को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी है। उसमें लिस्ट 1 है सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, हो गया, बता दिया। और अभी कोई काम का नहीं है ना, आगे आएगा ना, आएगा। देखो ये सब दिया है बेटा, आपको सब दिया है, ढाई मत करो, ढाई करके फायदा नहीं है। देखो एंट्री नंबर 82 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ढाई मत करो। मैं बताता हूं ना, मैं जो सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं ना, लेके चलो, ऐसा स्मूथली जाएगा ना, ऐसा मक्खन के ऐसा जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर बंदर के ऐसे छड़ी मारोगे इधर से उधर, उधर से उधर, तो फिर मजा नहीं आएगा, बंदर बनोगे। आपको टैक्स में एक्सपर्ट बनना है ना, मैं आपको बनाऊंगा। बट अगले 2 महीने आप मेरी बात सुनो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करने का, पूरा A to Z 100% कवरेज। आपके बुक में भी इतने पॉइंट नहीं होंगे जितने मैंने डाल के रखे, प्लस पैराग्राफ से उठा के इसको तमीज से टेबल में डाला है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया और ये इसमें से आपने 4, 5, 6 पॉइंट जितने भी लिख सकते हो लिख दिए, तो आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा, पूरा मार्क्स देगा। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब पहले बात करते हैं अपन, यहां पे ऊपर आते हैं। देखो सर, आपने ये बताया ठीक था, हमको एक डाउट है, एक डाउट आपके मन में आना चाहिए। अब ये डायरेक्ट टैक्स तो क्या है, इनकम टैक्स है, ये हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे। जीएसटी हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्यों नहीं दे रहे? आना चाहिए ना डाउट कि ऐसा क्यों है कि जीएसटी हम सप्लायर को दे रहे, गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दे रहे। ये डाउट आना चाहिए। क्या आया आपके मन में, क्या आपके मन में ये डाउट आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इनकम टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे, बट जीएसटी हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, सप्लायर को दे रहे? तो उसका रीजन यह है लेवी, उसका रीजन है चार्ज, उसका रीजन है चार्ज। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी मैं स्लो हो गया हूं, बच्चे स्पीड मत बढ़ा लेना बाबू। वो जो 2x पे देख रहा है ना, पाप लगेगा तेरे को, एग्जाम के दिन क्लिक नहीं होगा, फिर तेरे मुंह से ये शब्द निकलेंगे। कौन से? सर आप जब पढ़ाते हो ना मुझे सारा समझ में आता है, बट मैं जब घर पे क्वेश्चन बनाता हूं ना मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि तूने बेटा लेक्चर समझे नहीं है, तूने सुना है मेरे को। सिर्फ जो प्रवचन सुनते हैं ना साधु बाबा का, वैसे तूने सुना है। अपनी अंतरात्मा यहां रख, 1.25x पे कर, अगर तू रिकॉर्डेड दिख रहा है तो। लाइव वाला बच्चा तो आगे कर ही नहीं सकता, स्पीड बढ़ा ही नहीं सकता, उसके पास ऑप्शन ही नहीं दिया है हमने। ठीक है, मतलब वो मेरे से आगे थोड़ी जा सकता है 1.25x पे करके, पावलो। ठीक है, तो ये जो फर्क है कि इनकम टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बट जीएसटी हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, हम दे रहे सप्लायर को। इसका रीजन है, और इसका रीजन है कि जो टैक्स है वो लेवी किस पे हुआ है। जो इनकम टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं ना, तो वो इनकम टैक्स डायरेक्टली टैक्स पेयर के ऊपर लेवी होता है। इनकम टैक्स किस पे लेवी होता है? इनकम टैक्स लेवी होता है टैक्स पेयर के ऊपर। इनकम टैक्स लेवी होता है टैक्स पेयर के ऊपर। लॉ कहता है कि भैया हर इंसान जो इनकम कमाएगा, हर इंसान जो इनकम कमाएगा, सुनना बात ध्यान से, लेक्चर 1 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का बेसिक क्रिएट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप जो भी इनकम कमाते हो, लॉ टैक्स पेयर को बोलता है आप जो भी इनकम कमाते हो ना, उस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इनकम टैक्स का जो बर्डन है, सॉरी लेवी है, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स में आ गए अपन। इनकम टैक्स लेवी किस पे हुआ है, लगा किस पे है? मेरे ऊपर लगा है। और गवर्नमेंट को किसने दिया है? मैंने ही दिया है। इनकम टैक्स लेवी किस पे हुआ है बताइए? ये लिखना मत अभी, बाद में लिखने को टाइम दूंगा, पहले समझो। इनकम टैक्स लेवी किस पे हुआ है? लेवी किस पे हुआ? लगा किस पे? मेरे ऊपर, मतलब टैक्स पेयर के ऊपर। समझे? इनकम टैक्स किस पे लेवी हुआ है? टैक्स पेयर के ऊपर। जबकि जीएसटी जो है ना, ये लेवी होता है सप्लायर के ऊपर। इनकम टैक्स एक पर्सनल टैक्स है और जीएसटी एक बिजनेस टैक्स है। इनकम टैक्स एक पर्सनल टैक्स है, जीएसटी एक बिजनेस टैक्स है।
मतलब इनकम टैक्स हर उस पर्सन पे लगता है जो इनकम अर्न कर रहा है। मतलब मैंने पैसे कमाए, मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना है। आपने पैसे कमाए, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। पप्पा ने पैसे कमाए, पप्पा को गवर्नमेंट को टैक्स देना है। कंपनी ने अगर पैसे कमाए तो कंपनी भी टैक्स देंगी। सर आपने तो पर्सन बोला, पर्सन की डेफिनेशन यहां पे अलग है। अपन जैसे बोलते हैं ना नॉर्मल इंग्लिश में ही इज अ नाइस पर्सन, तो अपन क्या बोलते हैं, जो आदमी जिंदा है उसको पर्सन बोलते हैं? नहीं, यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी आती है, पार्टनरशिप फर्म भी आती है। आगे इसकी बात करेंगे, कल ही इसकी बात करेंगे अपन, ठीक है? तो पर्सन मतलब चाहे लीगल पर्सन हो, मतलब नेचुरल पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो। कंपनी लॉ में बचपन में पढ़ा होगा आपने, सुना तो होगा ही कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो भैया जो भी इंसान इनकम कमा रहा है उस पर टैक्स लेवी हो रहा है, ठीक है? ये इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। जो भी इंसान इनकम अर्न करेगा उस पे इनकम टैक्स लेवी होगा। मतलब मैं पैसा कमा रहा हूं तो मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे को मेरे सर पे लगाया है टैक्स, ठीक है? वही अगर मैं जीएसटी की बात करूं ना, तो जीएसटी मेरे सर पे नहीं लगा है। जीएसटी मेरे सर पे नहीं लगा है सर। आप, मैंने वो एग्जांपल याद करो, मैं जो शॉपकीपर के पास गया, आ जाओ इस पे। मैं जो शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर ने मेरे को टीवी बेचा, मैंने इसको जीएसटी दिया, है ना? तो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी चार्ज करा है, गवर्नमेंट जो जीएसटी चार्ज करी है वो किस पे चार्ज करी है बेटा? गवर्नमेंट ने जीएसटी जो चार्ज किया है वो किया है सप्लायर पे। गवर्नमेंट जो जीएसटी का चार्ज है ना, जीएसटी का जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है सप्लायर के ऊपर। गवर्नमेंट ने सप्लायर को बोला है कि बेटा सुन, गवर्नमेंट ने सप्लायर को बोला है कि जो भी गुड्स या सर्विस तू सप्लाई करेगा, जो भी गुड्स या सर्विस तू सप्लाई करेगा उस पर सप्लायर, सप्लायर को बोला है, तुम लिखो मत, सुनो मेरी बात, सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स देगा। गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन सप्लायर पे डाली है कि बेटा ये देखो, ये शॉपकीपर है ना, इसने प्रणव जांडो को टीवी बेचा ना, तो गवर्नमेंट मेरे से जीएसटी नहीं मांग सकती। गवर्नमेंट मेरे ऊपर थोड़ी है, मैं तो आम आदमी हूं। जीएसटी का जो चार्ज क्रिएट होता है वो सप्लायर पे क्रिएट होता है। गवर्नमेंट ने मेरे सर पे ऊपर नहीं बोला है, सप्लायर के सर के ऊपर बोला है। जो भी आदमी गुड्स या सर्विस सप्लाई करेगा वो हमको जीएसटी देगा, ठीक है? जैसे अभी ये शॉपकीपर वाला केस छोड़ दो, शॉपकीपर वाला केस छोड़ दो, आपका और मेरा समझते ज्यादा अच्छा फील होता है, ठीक है? मैं सप्लायर हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने मेरे को बोला कि प्रणव चांडक तू साल भर में कितना सर्विस देता है? मैंने बोला साहब 50 लाख, गरीब आदमी हो। तो बोले ठीक है, इस पे 18% तुमको जीएसटी देगा। बोला हाँ, बोले हाँ, अगर आप गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो आप सप्लायर हो, और सप्लायर को गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता। मैंने बोला साहब ये तो जान निकल जाएगी मेरी। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, एक काम कर, हमको तू दे, तू कस्टमर से वसूल कर। तो अब क्या हो रहा है, मैं आपसे जीएसटी ले रहा हूं और मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं, ठीक है? इन केस मैंने आपसे जीएसटी नहीं लिया, ठीक है, आप मेरे पास आए, सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, मेरे घर में एक माँ, दो बहन, तीन भाई है, सबकी शादी करवानी है। मतलब माँ की नहीं, वो डायलॉग है ये, ठीक है? दिल पे मत ले लेना सर, ऐसा कैसे बोल रही है, वो डायलॉग है मूवी का, राजपाल यादव के, ठीक है? सबकी शादी करानी है, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मेरे से एक काम करो, 10,000 तो ले लो, ऊपर का 1800 रुपए का जीएसटी माफ कर दो। आप मेरे को ये बोले सर मेरे से ये जो 10,000 आपकी फीस है ना, 10,000 जो फीस है ये ले लो, बट ये 1800 रुपए जीएसटी माफ कर दो मेरे को। मैंने बोला भैया नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तेरे को सर्विस दे रहा हूं,
तो मेरे को ये 1800 रुपए गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, चाहे तू मेरे को दे या ना दे। क्यों? क्योंकि सर्विस के केस में टैक्स का लेवी, टैक्स का इंसिडेंस सप्लायर मतलब मेरे सर पे है, मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, तो मेरे को टैक्स लेके आपसे गवर्नमेंट को देना है। अब मैंने बोला भैया ये तो गलत बात है, तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है एक काम करो, आप ये जो पैसा है ना आप कस्टमर से ले लो, रेसिपिएंट से, चलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि इनकम टैक्स डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को देते पर जीएसटी हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते? क्योंकि जीएसटी हम पे लगता नहीं है, आम आदमी पे जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी लगता है गुड्स पे, जीएसटी लगता है सर्विस पे। तो जो गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। तो ये जो गुड्स है या सर्विस है इन पे जो जीएसटी लग रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी है सप्लायर की। हाँ वो अलग बात है कि सप्लायर बाद में इसको अल्टीमेटली कस्टमर से, रेसिपिएंट से वसूल करता है, आम आदमी से वसूल करता है, ठीक है ना? हाँ। यहां तक कोई आपत्ति किसी को? देखो लाइव वाले बच्चे हाथों हाथ पूछ लेना, रिकॉर्डेड वाले बच्चे अगर कभी ऐसा होता है बीच में सर 5 मिनट नजर हटी थी, उस पे नजर गई थी, बाबू का फोन आ गया था, सर आई लव यू कह रही थी, अभी मैं क्या करूं बताओ? मेरे को मैसेज करना पड़ा ना सर आई लव यू टू, नहीं तो ब्रेकअप हो जाता था मेरा। बेटा ठीक है ना, टेंशन मत ले, पीछे जा, जो तेरा छूटा है वापस से देख ले। ऐसा मत बोलना कि समझा नहीं मेरे को। रिकॉर्डेड वालों के बाद तो ये फैसिलिटी है। लाइव वाले बच्चे अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एक बार मैंने जो बताया ना मैं वापस से सम अप कर देता हूं। डायरेक्ट टैक्स के केस में ऐसा क्यों होता है कि हमको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना है, जबकि जीएसटी के केस में हम डायरेक्टली, हम मतलब आम आदमी डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देता है, वो सप्लायर को देता है, सप्लायर गवर्नमेंट को देता है। तो उसका जो लॉजिक है वो है टैक्स का लेवी होना, टैक्स का लगना। इनकम टैक्स इंसान पे लगता है, पर्सन पे लगता है, इनकम टैक्स पर्सन पे लगता है, ठीक है ना? तो वो खुद को, जैसे अभी मेरी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, अपनी टीवी वाले एग्जांपल की। अब लगा मेरे पे है और मेरे को गवर्नमेंट को देना है, बट जीएसटी के केस में जो टीवी मैंने लिया था तो वो जीएसटी लेवी किस पे हुआ? मेरे पे हुआ क्या? नहीं नहीं, वो सप्लायर पे है। सप्लायर मेरे को गुड्स दिया ना, सप्लायर मेरे को टीवी दिया ना, हाँ या ना? सप्लायर मेरे को टीवी दिया, तो जीएसटी का जो चार्ज है वो सप्लायर पे क्रिएट हुआ है। जीएसटी किस पे लगा है? सप्लायर पे। वो अलग बात है, बाद में वो मेरे से वसूल कर रहा है, इसलिए मैं उसको दे रहा हूं, वो गवर्नमेंट को दे रहा है। मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को क्यों नहीं दे रहा हूं जीएसटी? क्योंकि जीएसटी मेरे ऊपर नहीं लगा, वो गुड्स या सर्विसेज पे लगता है, समझे? इनकम टैक्स मेरे ऊपर लगता है डायरेक्ट, जो पैसा मैंने कमाया ना उस पे इनकम टैक्स लगेगा। बट जीएसटी क्या मेरे पे लगता है क्या डायरेक्टली? नहीं नहीं, जो भी आदमी उसको सप्लाई कर रहा है ना वो, उसको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। जैसे मैंने उससे टीवी लिया तो मेरे को गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं रखना है, ठीक है? नहीं तो मालूम है हर आदमी को गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, हर आदमी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करेगा। जीएसटी पे करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जीएसटी में, तो हर आदमी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लेगा। देश का 140 करोड़ जनता रजिस्ट्रेशन कर लिया, वाह 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 वाह, तालियां बजाओ इनके लिए। ऐसा थोड़ी टैक्स बनता है, ठीक है? ओके, बस जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। ये चार्ज के वजह से होता है। इनकम टैक्स डायरेक्टली पर्सन के ऊपर चार्ज होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स या सर्विसेज पे। और जो जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी है वो सप्लायर की है, ठीक है? आ जाओ डिफरेंस पे, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। डेफिनेशन देखो, इफ अ टैक्स इज लेविड, लेविड मतलब लगना, डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, इट इज डायरेक्ट टैक्स। अगर टैक्स डायरेक्टली इनकम पे लगता है तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये वेल्थ काट दो, वेल्थ पहले हुआ करता था जब वेल्थ टैक्स हुआ करता था। वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो चुका है बहुत पहले, ठीक है? वेल्थ टैक्स बहुत पहले अबॉलिश हो चुका है। तो अगर डायरेक्टली इनकम के ऊपर लेवी हो रहा है टैक्स तो उसको
डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अगर टैक्स लेवी हो रहा है गुड्स या सर्विसेज पे तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर? इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम्स। ठीक है, ये टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज सोर्स अपन लास्ट में पढ़ेंगे, अभी उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे ऐसे ही कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा कलेक्शन। कब कलेक्ट किया जाता है? तो डायरेक्ट टैक्स हमको जो गवर्नमेंट को देना है ना, वो साल में एक बार देना पड़ता है, ईयरली बेसिस। तो पूरे साल भर में मैंने इनकम अर्न करी है, उस पर मेरे को गवर्नमेंट को एक साथ एक बार में टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स हर बार जब गुड्स का सेल या परचेस हो रहा है तो जीएसटी हमसे कलेक्ट किया जाता है। हम जो सप्लायर को जीएसटी पे करते हैं, वो हर बार जब भी गुड्स खरीदता हूं, जैसे मैंने ये फोन खरीदा मेरे को जीएसटी लगा, मैंने ये माइक खरीदा मेरे को जीएसटी लगा, मैंने ये बॉटल खरीदी मेरे को जीएसटी लगा, मैंने ये कीबोर्ड खरीदा मेरे को जीएसटी लगा, मैंने ये माउस खरीदा मेरे को जीएसटी लगा, मैंने ये रिमोट खरीदा, नहीं रिमोट तो साथ में आता है एसी के, बट मैंने ये जो एसी खरीदा ये भी साथ में है, इस पे जीएसटी लगा, ये जो कैमरा है इस पे जीएसटी लगा है, जो लाइट लगी है इस पे जीएसटी लगा है। हर बार ऐसा नहीं है कि साल भर जो मैं परचेस कर रहा हूं उन सब पे एक साथ में बाद में जीएसटी दूंगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब जो अपन ने ये पढ़े हैं इंसिडेंस एंड इंपैक्ट, इस पे आ जाओ फिर से। ठीक है, अभी लिखना मत, लिखने को टाइम दूंगा। ये जो मैंने सारा लिखवाया ना, इसको सबको मिटा दे रहा हूं मैं। अब इनकम टैक्स में देखो, इंसिडेंस का मतलब क्या है? इंसिडेंस का मतलब है चार्ज, और इंपैक्ट का मतलब क्या है? इंपैक्ट का मतलब है बर्डन। इनकम टैक्स में मेरे को बताओ, इनकम टैक्स चार्ज किस पे होता है? पर्सन पे, मतलब इनकम टैक्स लेवी मेरे ऊपर हुआ। इनकम टैक्स का इंसिडेंस चार्ज या लेवी, इंसिडेंस चार्ज या लेवी किस पे होता है? पर्सन पे। और इसका बर्डन किसको आता है? पर्सन को। इनकम टैक्स मेरा मैंने भरा, मैंने साल भर में 50 लाख कमाए, उसमें मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भरा, वो किसके जेब से गया? मेरे जेब से गया। तो लगा किस पे था टैक्स? सर आपकी इनकम है, आप पे लगा है टैक्स का लेवी, किस पे है? मेरे पे। इसका बर्डन किस पे आया है? मेरे पे। तो लेवी भी मेरे पे, बर्डन भी मेरे पे। तो कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इंपैक्ट, डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इंपैक्ट इज ऑन द सेम पर्सन। जिस पे टैक्स का इंसिडेंस होता है उसी पे टैक्स का इंपैक्ट आता है। ये इनकम टैक्स में होता है बराबर ना? अरे अभी मैं पैसे कमाता हूं तो इनकम टैक्स भरना है मेरे को, तो वो इनकम टैक्स मैं अपने जेब से भरता हूं ना, कि तुमसे मांगता हूं कि भैया देखो इस बार 50 लाख की इनकम है, 12 लाख रुपए का टैक्स गया, बेटा 12 लाख रुपए निकालो, सारे बच्चों कंट्रीब्यूट करो, कंट्रीब्यूट करके मेरे को डाल दो। मांगा मैंने आपसे, आया मैं आपके पास हाथ जोड़ के, नहीं नहीं बेटा दे दे रे, बहुत पैसे कमाए मैंने। नहीं, मैंने इनकम कमाई है, टैक्स मैं अपने जेब से भरूंगा। टैक्स किस पे लगा? आप पे सर, प्रणव चांडक पे। इसका बर्डन किसने बेयर किया? बर्डन मतलब इसका बोझ किसने सहा? ये टैक्स का पैसा किसने जेब से दिया? आपने। मतलब इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम पर्सन पे रहते। काय में? इनकम टैक्स में, मतलब डायरेक्ट टैक्स में। अब जीएसटी में बताइए मेरे को, जीएसटी का इंसिडेंस मतलब जीएसटी किस पे लेवी होता है? सप्लायर पे। सप्लायर पे जीएसटी लगता है, हाँ, बट उसका बर्डन कौन बेयर करता है? जैसे अपने केस में देख लो ना, मैं सप्लायर हूं, मैं आपको ये सर्विसेज दे रहा हूं, तो सर्विसेज मैंने दिया ना, तो इसका जीएसटी जो लगेगा वो मेरे पे लगेगा, प्रणव चांडक पे। बट मैंने क्या अपने जेब से दिया? नहीं, ये जो 10,000 रुपए की फीस प्लस 1,800 रुपए मैंने आपसे लिया है, तो ये 1,800 रुपए जीएसटी क्यों लगे? क्योंकि मैंने आपको सर्विस दिया। तो लेवी हुआ है ये सप्लायर पे, प्रणव चांडक पे। बट क्या प्रणव चांडक ने अपने जेब से गवर्नमेंट को दिया? ना 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 ना। आप आए मेरे पास, सर कोर्स होना, मैंने बोला ले ले बेटा, 10,000 का कोर्स है और 1,800 रुपए जीएसटी लगता है इस पे। बोले सर जीएसटी नहीं। बोला ओ भाई ऐसे नहीं होता, काले काम नहीं करता मैं, जीएसटी तो लेना ही पड़ेगा।
तू मेरे को जीएसटी दे। अब ये जीएसटी क्या मैंने अपने जेब से दिया? नहीं, मैंने आपसे कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को दिया। तो इफेक्टिवली इसका बर्डन किसके जेब में आया? मेरे कि आपके? आप पे, कस्टमर। अब बताओ, जो जीएसटी की चोट है किसको लगी? मेरे को कि आपको? अरे आपको भैया, सॉरी, चोट मेरे को हुई है, पर दर्द किसको हुआ? आपको। चोट दिल पे लगी, दर्द होने लगा, ऐसा है, ठीक है ना? चोट किसको लगी? सप्लायर को, कि भैया तेरे को जीएसटी कलेक्ट करना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। पर दर्द मेरे को हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे 1800 रुपए लेके गवर्नमेंट को दिए। तो लेवी किस पे हुआ जीएसटी? मेरे पे, सप्लायर पे। पर इसका बर्डन इससे किसकी जेब खाली हुई? आपकी, स्टूडेंट की, कस्टमर की। तो जीएसटी लेवी हो रहा है सप्लायर पे, बर्डन आ रहा है कस्टमर पे। तो मैं कह सकता हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंस और इंपैक्ट डिफरेंट पर्सन पे होता है। अब इसको लिखो आप, अब इसको लिखो आप, अच्छे से लिखना, तमीज से। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स, ऊपर हेडिंग डालना इनकम टैक्स, वहां लिखना लेवी। अच्छा, ये चार्ज लिख लेना, चार्ज। यहां पे एक काम करो ना, चार्ज मत लिखो, लेवी, लेवी, ठीक है। इंसिडेंस ब्रैकेट में लेवी लिख देना, इंपैक्ट ब्रैकेट में बर्डन लिख देना ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स में लिखना लेवी पीसी पे हुआ, बर्डन भी पीसी पे आया, तो सेम पर्सन। जीएसटी में लिखना लेवी किस पे हुआ? सप्लायर पे, बर्डन किस पे आया? कस्टमर पे। तो लेवी हो रहा है सप्लायर पे, बर्डन आ रहा है कस्टमर पे, मतलब इंसिडेंस और इंपैक्ट डिफरेंट पर्सन पे है। चोट किसी और को लगी है, दर्द किसी और को हो रहा है। चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, एक अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा, ऐसा। ऐसे आप लिखना भैया, इसको तमीज से लिखना बेटा, बाद में कंफ्यूज करता है ये पॉइंट, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट वाला। इनकम टैक्स जिसको लगता है, जिस पे लगता है उसी को भरना पड़ता है। जीएसटी लगता है सप्लायर पे, पर सप्लायर खुद अपनी जेब से नहीं भरता, वो कस्टमर से वसूल करता है। ये मैं कर दे रहा हूं आपको फुल स्क्रीन। इसको लिखना तमीज से। कैसे? तमीज से। लिखना है साथ साथ में। चलो, हो गया ना? वेरी गुड। स्पीड होना, स्पीड नहीं है सर, मेरा तो होता ही नहीं आपके क्लास में, आप टाइम ही नहीं देते हो, आप तो बहुत ही गंदे बच्चे हो। ऐसा मत करो। पेपर में आपको 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर लिखना है, स्पीड बढ़ाओ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। और अगर मैं अभी आराम से फैल के लिखने का टाइम दे दूंगा ना, तो पता है उस बच्चे के साथ क्या होता है एग्जाम के अंदर? उस बच्चे के साथ होता है कि क्योंकि क्लास में टीचर बहुत ज्यादा टाइम देता है, अब लोग एक्चुअली क्या करते हैं पता है? टीचर्स लोग टाइम दे दिया, लिखो बेटा 2 मिनट 3 मिनट, हाँ अपने फोन निपटा देते हैं। मैं ऐसा काम नहीं करता, जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना टाइम दूंगा, एक एवरेज बच्चे के हिसाब से। जो बच्चा लो कैटेगरी का है उसको अपने आप को पुश करना पड़ेगा थोड़ा, जो बच्चा हायर कैटेगरी का है वो चाहे तो फिर ये पढ़ सकता है। मतलब मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से टाइम दे रहा हूँ, ना बहुत ही खराब बच्चे के हिसाब से, बिलो एवरेज, ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग बच्चे के हिसाब से। मेरे लिए हर बच्चा इक्वल है, ठीक है? हाँ। चलो बच्चा, पार्टी, चलते हैं, ठीक है? अब ये पढ़ लिया, देखो इंसिडेंस एंड इंपैक्ट। अ टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन इंपैक्ट ऑफ टैक्स and incidence of tax is on the same person. A tax is said to be indirect when impact of tax and incidence of tax is on different person. ठीक है? बर्डन शिफ्टिंग, यहां पे बर्डन लिखा है सिर्फ, यहां पे लिख दो शिफ्टिंग। बर्डन शिफ्टिंग इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, ठीक है? देखो यहां से किस पे लगा है? मेरे पे। बर्डन किस पे आया? मेरे पे। क्या मैंने किसी और पे बर्डन शिफ्ट किया? नहीं। तो इंपैक्ट, सॉरी, मेरे पे लेवी था, मेरे पे ही बर्डन आया, बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ है। बट जीएसटी में देखो, लेवी किस पे हुआ? सप्लायर पे।
ठीक है ना। और सप्लायर ने बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया, कस्टमर पे, तो यहां पे बर्डन शिफ्ट हो गया। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, जीएसटी में मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आप अपने अगले कस्टमर पे बर्डन शिफ्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ना, टीवी शोरूम वाले ने मेरे को टीवी बेचा, अब मैं टीवी का एंड कस्टमर हूं, हाँ, तो ये टीवी, इसका बर्डन मेरे सर पे आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं पीसीए, प्रणव चांडक एकेडमी, अगर आप स्टूडेंट डायरेक्टली मेरे से लेते हो तो अलग बात है, बट आपने हमारी किसी फ्रेंचाइज से लिया, फ्रेंचाइज ने स्टूडेंट को बेचा, अब होता क्या है, आप गए फ्रेंचाइजी वाले के पास, फ्रेंचाइजी वाले ने आपसे जीएसटी लिया, या इसको ऐसे समझो कि मैंने बेचा फ्रेंचाइजी वाले से को, फ्रेंचाइजी वाले से मैंने जीएसटी लिया है, अब फ्रेंचाइजी वाला सेम प्रोडक्ट आपको बेचेगा, वो आपसे जीएसटी लेगा, मैंने इसको बेचा, अब ये खुद यूज कर रहा है क्या, फ्रेंचाइजी वाला नहीं, वो फ्रेंचाइजी वाला स्टूडेंट को बेच रहा है, तो वो स्टूडेंट से लेगा। मैंने अपना बर्डन, और मेरे को किसको देना है, मेरे को देना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने मेरे को बोला प्रणव चांडक तू सप्लायर है ना, हाँ, बोला हाँ साहब मैं सर्विस सप्लाई करता हूं, तो बोले जो जिसको भी देगा उससे तू जीएसटी लेगा और हमको देगा। फिर ये फ्रेंचाइजी वाले पे बर्डन आया क्या, नहीं, क्योंकि फ्रेंचाइजी वाला अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है। अभी ये ऊपर वाले एग्जाम्पल 1 में, ये जो टीवी मैंने लिया ना प्रणव चांडक ने, टीवी मैं यूज कर रहा हूं खुद के लिए, तो बर्डन मेरे पे आया, फाइनल कंज्यूमर पे। बट ये सेकंड वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, मैंने फ्रेंचाइजी वालों को बेचा, हमने पीसीए ने फ्रेंचाइजी वालों को बेचा, बट क्या फ्रेंचाइजी वाले खुद अल्टीमेट कंज्यूमर है, नहीं, पर मैंने तो फ्रेंचाइजी वाले से जीएसटी लिया है भैया, हाँ मैंने उसको जीएसटी का बिल दिया है, अब वो आगे जब स्टूडेंट को बेचेगा तो वो स्टूडेंट से जीएसटी लेगा, तो फ्रेंचाइजी वाले से मैंने ही लिया, फ्रेंचाइजी ने स्टूडेंट से लिया, फिर स्टूडेंट के आगे किसी को बेच रहा है, नहीं, वो अल्टीमेट कंजम्पशन कर रहा है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, हाँ, तो भैया स्टूडेंट पे बर्डन जाएगा। अगर स्टूडेंट ने डायरेक्ट मेरे से लिया तो स्टूडेंट पे डायरेक्ट बर्डन जाएगा, समझा। तो ये ऐसे बर्डन आप पास ऑन करते हो। मैं अगर फ्रेंचाइजी वाले को बेच रहा हूं तो मैं उससे जीएसटी लूंगा, तो फ्रेंचाइजी वाले को देखो उसने मेरे को जीएसटी दिया है, तो उसके सर पे आया ना बर्डन, बट जब ये आगे स्टूडेंट को बेचेंगे ना तो बर्डन भी पास ऑन करेगा, बोलेगा देखो 10,000 प्लस 1,800 रुपए का जीएसटी, ऐसा। तो इसमें सप्लायर देखो बर्डन डालता है कस्टमर पे, और ये कस्टमर अगर आगे किसी को और बेचने वाला है तो वो आगे वाले से लेगा, अल्टीमेट बर्डन किस पे जाएगा, एंड कंज्यूमर पे, जो इसको कंज्यूम करने वाला है। कंज्यूम करना मतलब आपने बचपन में सुना होगा, कंज्यूम करना मतलब खाना नहीं, कंज्यूम करना मतलब जो इसको अल्टीमेटली यूज करने वाला है। ठीक है, जैसे टीवी मैं यूज कर रहा हूं, लेक्चर्स आप यूज कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर हो गए। ठीक है, अब ये जो जीएसटी के बारे में डिटेल है ना, अपन ये आगे आईडीटी जीएसटी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, तो अभी इस पे इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, डायरेक्टली बोर्न बाय टैक्स पेयर, बॉर्न मतलब झेलना। ठीक है, इंपैक्ट किस पे है, बॉर्न है मतलब बॉर्न करना मतलब क्या, डायरेक्टली बोर्न मतलब उसने बॉर्न किया है, बियर किया है, बियर। ठीक है, बर्डन इज शिफ्टेड टू सब्सिक्वेंट बायर, मतलब सप्लायर ने, मैंने किसको दिया, फ्रेंचाइजी वाले को, फ्रेंचाइजी वाला बायर है, फ्रेंचाइजी वाला आगे कस्टमर को बेच रहा है, वो शिफ्ट करते जा रहा है, अल्टीमेट बर्डन किस पे आता है, फाइनल कंज्यूमर पे आता है। ठीक है, उसके बाद टैक्स इवेजन, नेचर बताओ, नेचर डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब यहां पे पेइंग कैपेसिटी के बेसिस पे टैक्स लगता है, पेइंग कैपेसिटी के बेसिस पे। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप पे ज्यादा टैक्स लगेगा, आपकी इनकम कम है तो आप पे इनकम टैक्स कम लगेगा, कम टैक्स का रेट है, टैक्स रेट कम है। ठीक है, जैसे मेरे पे जो रेट ऑफ टैक्स लगता है वो आप पे नहीं लगेगा, बराबर। अंबानी पे जो लगता है वो मेरे पे नहीं लगता है, क्योंकि उसको सरचार्ज वर्चार्ज भी लगते हैं बड़े बड़े,
मेरे को 10% का सर्जा जाता है, उसको आता होगा 37% का या 25% का। बट वो कंपनी में नहीं है, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी उसकी बात ना करो कि सर वो तो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मेरे को ज्ञान मत दो, मेरे को सब मत दो, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। तो प्रोग्रेसिव मतलब क्या है, जैसी जैसी आपकी इनकम ज्यादा होंगी वैसे वैसे ज्यादा रेट से टैक्स लगेगा। मतलब एक गरीब को कम रेट से टैक्स लगेगा, थोड़ा अमीर को ज्यादा रेट से, उससे ज्यादा अमीर को, अल्ट्रा रिच लोगों को अल्ट्रा रिच टैक्स लगेगा। ऐसा डायरेक्ट टैक्स का फीचर है। हायर इनकम हायर टैक्स, लोअर इनकम लोअर टैक्स, ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब क्या है, आपकी इनकम कितनी भी रहो, आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी भी रहो, आप पे एक ही रेट से टैक्स लगेगा। जैसे मैंने अगर ये एयरबड्स खरीदे, सैमसंग की बड्स है, ठीक है, मैं खरीद रहा हूं तो भी मेरे को 18% जीएसटी है। एक आम आदमी जो 6 लाख रुपए कमाता है वो खरीद रहा है तो भी 18% ही जीएसटी है, ठीक है। मैं अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूं मेरे को 5% लगता, वहीं पे 2-4 लाख रुपए कमाने वाला आदमी अगर हफ्ते में एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है महीने में, तो भी उसको 5% ही लगेगा। मतलब सब पे सेम टैक्स रेट। मतलब अंबानी अगर कोई चीज खरीदे, ये टैब मैंने खरीदा है, ये टैब है, ठीक है ना, ये टैब मैंने खरीदा है, मेरे को भी 18% का जीएसटी लगा। अगर कभी अनंत अंबानी बोले मेरे को भी टैब खरीदना है, आईपैड खरीदना है, उसको भी 18% से ही जीएसटी लगेगा। मतलब डायरेक्ट टैक्स सोसाइटी के लिए अच्छा है, इनडायरेक्ट टैक्स सोसाइटी को खराब करता है। पता है इनडायरेक्ट टैक्स, आपको अगर एक डायलॉग याद होगा शिवाजी द बॉस का, कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, वो काय के वजह से होता है, ये डायरेक्ट टैक्स के वजह से। ये रिग्रेसिव है, ये सोसाइटी को पीछे खींचता है। रिग्रेसिव है, ये पीछे खींचता है, ये इनकम डिस्पैरिटीज बढ़ाता है, क्योंकि बराबर है यार। जो जरूरत की चीजें हैं जिन पे जीएसटी लगता है, जैसे एजुकेशन, सिंपल सी बात करते हैं ना अपन, एजुकेशन ये एक नीड्स में आ गया। अभी आजकल तो पढ़ना सबके लिए है। अब कोई बच्चा है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, इसके पापा की इनकम है 50 लाख रुपए, और एक स्टूडेंट 2 है जिसके पापा की इनकम है 3 लाख रुपए। अब दोनों को मेरे से कोर्स लेना है, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि स्टूडेंट 1 बेटा तेरे पापा की इनकम ज्यादा है, तेरे से ज्यादा टैक्स लूंगा। स्टूडेंट 2 तेरे पापा की इनकम कम है, तेरे से जीएसटी कम रेट पे लूंगा ना। इसको भी 18% जीएसटी लगेगा, इसको भी 18% जीएसटी लगेगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है। रिग्रेसिव है ये, आपकी इनकम कैपेसिटी कितनी है वो नहीं देखता, क्योंकि पता है क्यों, पता है क्योंकि ये जो जीएसटी लग रहा है ना, ये किसी आदमी पे नहीं लग रहा है, ये लग रहा है एजुकेशनल सर्विसेज पे। अब ये सर्विसेज आम आदमी ले, अमीर आदमी ले, अंबानी ले, गरीब ले, रेडी वाला ले, किराना वाला ले, लगेगा तो भैया 18%। क्यों? क्योंकि हम आपको देख के नहीं लगा रहे भैया, हम तो ये सर्विस पे 18% लगा रहे, जो कि गलत बात है। एटलीस्ट एजुकेशन तो कम से कम 5% वाले स्लैब में होना चाहिए यार। अब हमको बहुत से बार अच्छा नहीं लगता, पर हम क्या करें, अभी मेरे हाथ में थोड़ी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जो सोसाइटी को आगे ले जाता है, जितनी जितनी ज्यादा इनकम उतना उतना ज्यादा रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए, बराबर है यार। आप अंबानी से भी वही रेट से टैक्स लोगे, मेरे से भी वही रेट से लोगे, तो गलत बात है ना। या मेरे से जो रेट से टैक्स लिया जा रहा है उसी रेट से बच्चों से टैक्स लिया जा रहा है, ये भी गलत बात है। बट ठीक है, अभी जो है वो है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, मतलब आपकी इनकम ज्यादा टैक्स रेट ज्यादा, इनकम कम टैक्स रेट कम। अब ये सर इसका एग्जाम्पल नहीं दिया आपने, अरे कल पढ़ाने वाला हो भाई, रुक जा, ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, सबके लिए सेम टैक्स रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और एबिलिटी टू पे, ठीक है। हाँ, टैक्स इवेजन का एक पॉइंट आता है। टैक्स इवेजन, इवेजन मतलब चोरी, टैक्स चोरी करना। आप इनकम टैक्स में टैक्स चोरी कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि जो पैसा कैश में आ रहा है वो दिखेगा ही नहीं। गवर्नमेंट को हमारी इनकम कैसे पता चलती है? गवर्नमेंट को हमारी इनकम के बारे में पता कैसे चलता है? गवर्नमेंट को हमारी इनकम के बारे में पता चलता है हमारे बैंक में कितना पैसा है। तो अगर मान के चल लो
मैंने इस बार 1000 बच्चे पढ़ाए, उनसे फीस लिया, मान के लो मेरी इनकम 50 लाख है और 20 लाख मैंने बच्चों से कैश भी लिया है, तो क्या गवर्नमेंट को पता चलेगा मेरी इनकम 70 लाख है? नहीं, मैं तो बैंक में कितना दिख रहा है 50, तो मैं 50 पे भर दूंगा क्योंकि ये अलग से लगता है। तो यहाँ पे इवेजन पॉसिबल है, टैक्स इवेजन पॉसिबल है, बट जीएसटी के अंदर या इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स इवेजन डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। करने वाले तो क्या है, चोरी कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुड्स या सर्विस के प्राइस में इंक्लूड होके आ रहा है। बहुत से बार कॉमन आदमी को यह भी नहीं पता होता है कि जो दूध का टेट्रा पैकेट आप लेते हो ना, उस पे जीएसटी लग के आता है। आप जो चिप्स खरीदते हो ना, उस पे जीएसटी लग के आता है। जो डीमार्ट में जाके आप मोइटो खरीदते हो, उस पे जीएसटी लग के आता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स है, उस पे जीएसटी लग के आता है। जो मूवी देखने गए ना तुम, वो कॉर्नर वाली सीट पे बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे थे, उस पॉपकॉर्न पे जीएसटी लग के आता है। क्या बात कर रहे हैं सर? हमको तो लगा था कि 600 रुपए के पॉपकॉर्न मिलते हैं। वो 600 रुपए में जीएसटी इंक्लूडेड है। अब आपको पता ही नहीं है, जैसे ये कितने का है पूछो आप मेरे को, मेरे जैसे आदमी को पूछो, मैं बोलूंगा 12,000 का। अब इस पे जीएसटी ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। सप्लायर जिस किसी के पास मैंने खरीदने गया था ना, मैंने उसको बोला भैया बड्स 3 अच्छे लग रहे हैं, बताओ कितने के हैं? तो कहता है बोले 12,000। मैंने बोला ठीक है, ये ले स्वाइप कर, चल दे। अब इसमें टैक्स की चोरी कैसे करूं? इसमें तो टैक्स ऑलरेडी लग के आया है। अब इनकम टैक्स पे अलग से टैक्स भरना पड़ता, इसलिए उसमें आदमी चोरी कर सकता है। बट अगर गुड्स या सर्विसेज की प्राइस में इंक्लूडेड है पैसा, तो बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं है कि जीएसटी लग के है पैसा। ये जो प्राइस है ये जीएसटी लग के है, तो चोरी कैसे करेंगे? तो डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है। आगे जीएसटी में बताऊंगा, लोग टैक्स जीएसटी में भी चोरी करते हैं, ठीक है। तो पर ये पॉइंट दिया गया है तो इतनी तो इज्जत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ, तो यहां अपना पेज नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सर एक दिन में आपने बस 1 घंटा 20 मिनट में एक ही पेज पढ़ा है? बेटा मैंने बोला ना आपको 2 दिन, पहले 2 दिन अपन थ्योरी पढ़ेंगे। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया, इसको आपको पढ़ने का है, इसको आपको खुद से रिवाइज करने का है घर जाके। आज घर जाके रिवाइज करना, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। जो बच्चा कल बिना मुंह उठाए आ गया, बिना रिवाइज के मुंह उठा के आ गया, उसको मैं बता रहा हूं, मैं डेटॉल से मुंह धुलवा दूंगा आपका, ठीक है ना? तो ये रिवाइज करके आना, पेज नंबर 1। कल हम ये पढ़ेंगे। आज हमारा क्या क्या हो गया देख लेते हैं। इतना होना था 5, ये हो गया। अब कल हम क्या क्या करेंगे? कल हमारा टारगेट रहेगा कि हम ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 6 चीजें कर ले, क्योंकि असली पढ़ाई ये 14 से शुरू होंगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला पर्सन, पर्सन, ये देखो पर्सन का डेफिनेशन भी है इसमें। हमको देखना है पर्सन मतलब क्या होता है। हमको तो लगता था ही सच अ नाइस पर्सन वाला पर्सन है ना, ये अलग पर्सन है, ठीक है। तो कल हम कोशिश करेंगे कि 6 से लेके 11 तक कंप्लीट कर दे। मतलब कोशिश तो एक्चुअली रहेगी 12, 13 भी हो जाए। अगर नहीं हुआ तो परसों करेंगे। उसके बाद 2 लेक्चर मैंने आपको बोला था बेसिक्स रहेंगे, एकदम बेसिक्स, ठीक है। तीसरे लेक्चर से हम लोग सीधा का सीधा टैक्स कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। और देखना जो जबरदस्त बनाई है ना तुम्हारे भाई ने बुक, ये टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। हर भर के क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, 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 ये एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब क्या है ना, इतने सारे क्वेश्चन डाल दो ना मार देंगे बच्चे, तो इसलिए ये एग्जाम्पल के अंदर अलग अलग काम कर रखे हैं, ठीक है। तो देखो अब तो टैब भी बंद हो गया, अब तो टैब भी कहता है बस भाई बस 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 माफ कर दे, छोड़ दे यार, आ गया वापस, पढ़ाओ क्या? तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। जो बच्चा इसको यूट्यूब पे देख रहा है, जो बच्चा ऐप पे देख रहा है, दोस्त भाई बहन सबके साथ शेयर जरूर करना है यार। मेरी मार्केटिंग वाली टीम कहती है सर आप बोलते ही नहीं हो क्लास में यार। मैंने कहा अभी यार पढ़ाने आते बोलेंगे कहाँ से, पर मैंने बोला चलो ठीक है इस बार बोल दिया, अब मेरे को याद दिला देना। आज मैंने क्योंकि अपना ऑलरेडी टाइम कम था, एक
सवा घंटा अपना ओरिएंटेशन में चले गया था, तो इसलिए मैंने आज में ज़्यादा इतना कुछ लिया नहीं है भाई। नाम वाम की बातें अपन कल आपके नाम वाम सब जानेंगे, आपके आराम से पूरा A to Z आपका नाम जानेंगे, आपका काम जानेंगे, आपका गांव जानेंगे, आपका तालुका जानेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट जानेंगे, आपकी स्टेट जानेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। कल का टाइमिंग याद रखिएगा 9 बजे, 9 o'clock शार्प मैं क्लास चालू कर दूंगा, उससे लेट नहीं करना है बच्चों। ठीक है, 9 o'clock लाइव वाली जनता ज्वाइन कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी कृपया करके आप अपना शेड्यूल बना लीजिए। ठीक है, कि 9 बजे आप टैक्स चालू कर दोगे। ओके, चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सी यू टुमारो। प्लीज 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 शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त भाई बहन जो भी है उनके साथ, जो टैक्सेशन पढ़ना चाहते हैं।